बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस डिबेट में। सबसे पहला सवाल मेरा मेजर जनरल अभय कार्की सर से है। अभय कार्की सर, रशिया ने ओरेशनिक की तैनाती कर ली है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स को एक्टिव कर दिया है। लेनिनग्राद में भी बहुत डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, ब्लैक सी में बहुत डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और रूस कह रहा है बदला तो होगा, यूक्रेन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यूरोप को वो ललकार चुके हैं पहले ही पुतिन। क्या माने 2026 के शुरुआत में ही परमाणु युद्ध जैसे बड़े जंग का खतरा? जी नमस्कार, आपको भी, आपके सारे श्रोताओं को और पैनल में जितने लोग हैं उनको नमस्कार। ये 2026 के पहले एक काफ़ी बड़ी खबर है कि बेलारूस में दोबारा से पहले भी मिसाइल डिप्लॉयमेंट हुए थे न्यूक्लियर कैपेबल, और अभी फिर ये ऑस्ट्रिक मिसाइल का जिसको कि अंडर डेवलपमेंट था और अभी उन्होंने उसको फुली डिप्लॉय कर दिया। हालांकि एक साल पहले नवंबर 24 में भी ओरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन पे हमला किया था, तो वो वैलिडेशन हो गया था। अब ये प्रोडक्शन स्टेज में आके मिसाइल लग गई है। इसका मतलब क्या है? दो मतलब है। एक तो ये आप जैसे आप ब्रह्मोस को लीजिए जो कि साउंड से 3 गुना मार्क 3 पे उसकी स्पीड है, ये मार्क 10 वाली है और इसके किसी के इसका कोई तोड़ नहीं है। इस मिसाइल का किसी भी एयर डिफेंस का, चाहे वेस्टर्न हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, इसका अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है और ये भी वेरिएबल ट्रेजेक्टरी में जाती है। तो ये जो गेम चेंजर बोलते हैं, एक गेम चेंजर है, ब्रह्मास्त्र है, जिसके बारे में अभी यूरोप के पास या किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है और एक बहुत बड़ी चुनौती है यूरोप को, जो कि अगर मैं बोलूं इस लड़ाई का जनक है। उसने ही यूक्रेन को इस युद्ध में झोंका है। जब जब भी कभी कोई पीस टॉक होने जाती थी तो बोरिस ये अपने इंग्लैंड या जर्मनी वाले इसको पीछे खींच लेते थे ज़ेलेंस्की को, और ये लड़ाई नेटो के एक अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, यह सोच के कि हमारी ताकत इतनी है वेस्टर्न पावर्स की कि अमेरिका के साथ मिलके हम रशिया को तोड़ देंगे, हम पुतिन को घुटने पे ले आएंगे और ये रशिया की जो पावर है इसको हमेशा के लिए हम एक ख़त्म कर देंगे। इनमें से उनकी कुछ भी नहीं चली, ना तो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चली है, ना उनकी ग्राउंड वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी चली है। जहाँ तक कि रशिया का सवाल है, ये जो लड़ाई है इसमें रशिया जो है अपने तेल के निर्यात और बाकी अपनी जो उसने क्षमता रखी है उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस पहले ही सब बहुत विराट है और उसने इसको दोबारा नई जान फूंक दी है और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। अपने चाहे टैंक्स लें, एयरक्राफ्ट लें, शिप्स लें या मिसाइल्स लें, और ये ओशनिक जो है उसका एक सबूत है। जबकि दूसरी तरफ यूरोप के जो देश हैं ये अपने कॉलोनियल हैंगअप से बाहर नहीं आए हैं और उनकी रौब और रुतबा वो अपना वही दिखाना चाहते हैं जो एक कॉलोनियल पावर का था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, लेकिन आज की तारीख में वो इकोनॉमिकली कमज़ोर है। मिलिट्री उन्होंने अमेरिका के इतने ज़्यादा भरोसे में रहे कि उनकी मिलिट्रीज खुद कुछ करने लायक नहीं है। वेपन प्रोडक्शन, एम्यूनिशन प्रोडक्शन जो वो देना चाह रहे यूक्रेन को, उनके पास खुद उतनी कैपेसिटी है ही नहीं और अभी सब के सब जो है बिल्कुल अंत कगार पे आ गए। लेकिन उनकी ईगो जो है और ज़ेलेंस्की को जो वो पुश कर रहे हैं वो पीस को आने नहीं दे रहे हैं और ज़ेलेंस्की को अभी भी उकसा रहे हैं। जहाँ की अगर आप देखें तो ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बातचीत हुई थी और ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बातचीत के पहले उन्होंने ट्रंप ने पुतिन से बात की थी, तो एक ट्रंप की तरफ से ये लड़ाई जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा है। लेकिन यूरोप बीच में अटकलें लगा रहा है। यूरोप के पास ये सामर्थ्य नहीं है, ना कि मिलिट्री ताकत है, ना कि इकोनॉमिक पावर है कि इस लड़ाई को ज़्यादा देर तक वो हथियार या पैसे से दे सके, लेकिन पीस होने नहीं दे रहा है। तो इसमें पुतिन जो है वो उनको बता रहा है कि भाई साहब मैं एक कदम और ऊपर इस एस्केलेटरी लेडर में जा रहा हूँ और मेरे 12 मिनट में मैं लंदन को हिट कर सकता हूँ, पेरिस को हिट कर सकता हूँ, आप लोगों में ताकत है तो सामने आइए। तो ये एक जो न्यूक्लियर थ्रेट एक डेटरेंस के तौर पे है, प्लस यूरोप को और नेटो को ये बताने के लिए है
कि आप में तो दम है नहीं, अगर आप कुछ करेंगे तो ये होगा, चुपचाप से ये बातचीत को होने दीजिए। और इसमें जो अभी कहते हैं कि यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक की है पुतिन के घर पैलेस के के ऊपर, हाँ। ऊपर, उसमें ट्रंप ने भी बोला है कि ये नहीं होना चाहिए था। मतलब ये है कि यूरोप अलग थलग पड़ रहा है। जेलेंस्की ट्रंप से बात कर रहा है, ट्रंप पुतिन से बात कर रहा है, यूरोप बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, हैसियत उसकी है नहीं। तो ये उन लोगों को जिनकी हैसियत नहीं है, पुतिन ने एक मैसेज दिया है। परमाणु लड़ाई तो दूर की बात है, लेकिन पुतिन एक ऐसा आदमी, अगर आप उसको उकसाओगे तो वो अगला कदम और उसके बाद एक और ऊपर का अगला कदम देने में बहुत सक्षम है, ये पूरा यूरोप जानता है जी। बिल्कुल। और पूरी दुनिया 26 का जश्न मना रही है और प्लानिंग कर रही है 26 को लेकर। 26 में ये है, वो है। इवन चुग साहब, मैं भी प्लानिंग में लगा हुआ 26 की, 26 में ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी। अब 26 में क्या करेंगे? अब ये परमाणु मिसाइल लेके बैठ जाएंगे ये लोग। और परमाणु मिसाइल को अगर किसी ने इस्तेमाल कर ली तो उसके बाद तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। चुग साहब, आपका माइक चेक कीजिएगा एक बार। अभी आ रही है आवाज? हाँ, बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा नमस्कार है जी, जय भारत है। जय परमाणु का भारत। समय समय अभी नहीं आया है, उसका समय में अभी कुछ साल बाकी हैं, 3-4 साल बाकी हैं जब उसका यूसेज आएगा। मतलब बट हाँ, आएगा, ये कह रहे हैं आप? आएगा, मगर उसका लिमिटेड यूसेज जो है वो न्यूक्लियर अटैक के बजाय रादर यूरोप में कई इंस्टॉलेशंस में न्यूक्लियर लीकेज और ऐसी चीजों की खबरें आपको 2026-27 से शुरू मिल जाएंगी। अच्छा। मगर मैंने जैसे तात्पर्य कल भी दिया था, बट मैं एक और लिंकेज आपको देता हूं। देखिए जी, यूएस की पीस डील्स इस टाइम पे स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं और वो जैरेड कर रहे जैरेड कुशनर। हैं, जैरेड कुशनर। ये दोनों जो आदमी हैं ये ट्रम्प के खास हैं, और जो एक तो पहले एक तो घर का दामाद है सर। घर का दामाद है, बिल्कुल बहुत खास है, बिल्कुल। स्टीव विटकॉफ तो कट्टे गोल्फ ही खेलता है ना। हाँ। और जो स्टेबल कॉइन ट्रम्प कॉइन की बात है, वहां पे स्टीव विटकॉफ इन्वॉल्व है। स्कॉट बेसेंट सिंस इन्वॉल्व नहीं है, रूबियो भी इन्वॉल्व नहीं है, पीस डील नहीं हो सकती। जॉर्ज सोरस और स्कॉट बेसेंट वो दो आदमी हैं जिन्होंने 1992 में $10 बिलियन शॉर्ट करे थे पाउंड के ऊपर, और अंदाजन 1 बिलियन पाउंड बनाया था। एंड 1998 में इन्होंने रशिया के ऊपर, रशियन रूबल के ऊपर लॉन्ग किया था, यानी कि डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स लिए थे। और क्वांटम फंड जो जॉर्ज सोरस का था, उसने $2 बिलियन के करीब लूज किया था। स्कॉट बेसेंट भी उसी के साथ इन्वॉल्व था। स्कॉट बेसेंट एंड जॉर्ज सोरस वो आदमी हैं, वो लोग हैं जो रशियन डाउनफॉल पे हमेशा चाहेंगे, रशियन बॉन्ड क्राइसिस चाहेंगे, रशियन करेंसी क्राइसिस चाहेंगे। एंड इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब तक स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर अगर नेगोशिएशन करेंगे, पीस डील नहीं होगी। अगर स्कॉट बेसेंट वगैरह आ भी जाते हैं, तो जो मैं दूसरा एंगल दिया था मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत, वो मैं दोबारा अगर मौका देंगे मैं उसके ऊपर फिर जिक्र करूंगा, उसके तहत यूरोप जो है वो नहीं चाहेगा कि ये पीस डील ट्रंप साहब करवा पाए, स्पेशली ट्रंप साहब करवा पाए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ट्रंप साहब नहीं करवा पाए, ये यूरोप इंश्योर करेगा। तो ये तो बहुत एक तरह से मामला बहुत क्रूशियल हो गया फिर तो। मतलब ये तो मैंने सुलझता ही नहीं दिख रहा है। मैंने क्या कल भी जिक्र ये किया था। तैनाती वाकई प्रेशर के लिए है? क्योंकि इस, जैसे कि कार्की सर बता रहे थे, इस मिसाइल का तोड़ जो कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक 10 की स्पीड से मिसाइल जाती है, इसका तोड़ तो किसी के पास है ही नहीं। अगर नहीं भी न्यूक्लियर इस्तेमाल किया, अगर इन्होंने एक्टिव करके ही छोड़ दिया है, तो फिर भी मैसेज तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, मैसेज वही है जो मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूं। ब्लैक रॉक को वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के डेवलपमेंट का ठेका दिया है। ब्लैक रॉक की कंपनी में जितने भी अदृश्य राज जो एस्टेब्लिश्ड डीप स्टेट है, जो यूरोप से पनपे थे, स्कैंडिनेवियन कंट्री से होते हुए, वो सारे कंट्रीज के जो डीप स्टेट है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली पुतिन को समझ है कि सारा पहले तो फार्म लैंड ले लिया, ऊपर से ब्लैक रॉक को रिकंस्ट्रक्शन दे दिया, और यहां पे वायरस लैब्स एस्टेब्लिश कर रहे थे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, जिसको काफी हद तक रशिया ने निस्तनाबूद किया। इसलिए ये वाला एरिया तो रशिया वापस देगा ही नहीं। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फर्दर जो एरिया है वो भी रशिया लेगा ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए आप देखो,
फ्रांस ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी है विद इन फ्रांस कि 2026 में हॉस्पिटल्स को तैयारी पे रखो, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब चुग साहब 2026 में 2025 से ज्यादा एक्शन है, ज्यादा मारपीट है, एंड 2027 में 2026 से और ज्यादा है। ये एस्केलेशन ऐसे ही और ज्यादा बढ़ता रहेगा, मतलब ये कह रहे हैं 2028 में 2027 से और ज्यादा है। मैं माथुर सर का एक रिएक्शन ले लूं, उसका संजीव सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर देखिए, मैं चूक साहब से पार्शियली एग्री करता हूं, लेकिन उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। ये जो इन्होंने डिप्लॉयड न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक्टिव डिप्लॉयड पहले से थी, इनको इन्होंने एक्टिव मोड में ला करके दे दिया। एक्टिव मोड का मतलब है दे कैन फायर एनी टाइम। एक चीज हमको समझने की जरूरत है, ये न्यूक्लियर केपेबल है, न्यूक्लियर एनर्जी से ड्राइव होती है। उसके अलावा जो कन्वेंशनल वॉरहेड ये कैरी करती है वो भी इतना घातक है कि वो एक छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बराबर की ताकत रखता है वहां पर डिस्ट्रक्शन की। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, और मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर अगर नहीं भी होगा तब भी एक बहुत जबरदस्त मैसेज गया है कि हम कन्वेंशनल वॉरहेड से भी आपको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप देखिए जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, लातविया हो गया, एस्टोनिया, पोलैंड, ये नेटो के हिस्सा हैं, लेकिन इनको बहुत कम समय में इस हथियार से एक क्लियर कट मैसेज गया है कि भाई 12 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट में हम डिस्ट्रक्शन वहां पर करने के लिए का सक्षम है। एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जितनी बार पीस टॉक्स कहीं ना कहीं कंक्लूजन की तरफ बढ़ती हैं, ये स्पाइडर वेब क्या था जो कुछ समय पहले किया था। स्पाइडर वेब उसी समय हुआ था जब पीस टॉक्स आगे बढ़ रही थी, और उसको सेबटाज करने के लिए उन्होंने स्पाइडर वेब लॉन्च किया। 7,000 किलोमीटर अंदर जाकर के उन्होंने रशिया के टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया। कितना नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। तो इस प्रकार से हम ये जो यूरोपियन नेशंस हैं वो ये प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरीके से ये लड़ाई ना रुके, जैसा चुग साहब ने कहा ना रुके। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उनको इस बात का खतरा है कि रशिया यूक्रेन पर रुकेगा नहीं। रशिया जो है उनको, और वो इस बात को प्ले कर रहे हैं, अगर खतरा नहीं भी है तो एटलीस्ट इस लड़ाई को जारी रखने के लिए इस बात को वो खेल रहे हैं कि ये रशिया वहां पर रुकने वाला नहीं है, और ये जो अपनी पुरानी लॉस्ट सोवियत ग्लोरी है उसको ध्यान में रखते हुए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आगे इस लड़ाई को बढ़ाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं विवेक कि ये लड़ाई रशिया का एम बिल्कुल क्लियर है, और रशिया जो क्लेम्ड टेरिटरी है, कल भी मैंने एक बात कही थी, ये जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया वो नहीं, जो उनकी क्लेम्ड टेरिटरी है उसको रशिया लेकर के मानेगा, और उसमें से कुछ भी वो वापस नहीं देगा। और जब तक ये एक्सट्रीम उनका स्टैंड रहेगा, एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट रहेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी प्रकार से आप वहां पर इसको युद्ध समाप्ति की आशा कर सकते हैं। देखिए, एक ही तरीका है, कल भी आपने इस बात पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि आप रशिया को मिलिटरीली नहीं हरा सकते। किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो यूरोप हो या यूरोप प्लस अमेरिका हो या कोई भी हो। तो इसलिए मिलिटरीली आप उसको हरा नहीं सकते। एकमात्र तरीका है कि उनको इकोनॉमिकली इतना वीकन करो कि वो आगे इस वॉर को सस्टेन ना कर सकें, और वो तभी हो पाएगा जब अमेरिका यूरेनियम खरीदना बंद करेगा, जब यूरोप गैस खरीदना बंद करेगा, एनर्जी खरीदना बंद करेगा। आप भारत जैसे देश के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं कि हम रशिया की मदद कर रहे हैं, हमारी कोई मदद रशिया की तरफ है ही नहीं। ये बात हमने कल बिल्कुल सही बात है, लेकिन ओरेशनिक की तैनाती का मतलब क्या है, ये बात आपने बहुत अच्छे से समझाई कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन यूरोप भी तैयारी कर रहा है। मैं संजीव सर से इस बात को समझना चाहूंगा कि एक तरफ 91 ड्रोन पर हमले को लेकर रशिया ने अभी कोई सबूत दिए नहीं है, लेकिन ये कहा है कि यूक्रेन ने कराया है, और उसके बाद उसने ओरेशनिक एक्टिवेट कर दिया है, एक ऐसा मिसाइल जो 5,500 किलोमीटर तक मार करता है। अमेरिका उसकी जद में है, पूरा यूरोप जद में है, और स्पीड तो इतनी है कि उस स्पीड को कोई डिफेंस सिस्टम टैकल भी नहीं कर सकता है। तो ये स्टांस क्या है रशिया का? देखिए, रशिया अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, अपना जो डिफेंस पोस्चर है, वो नेगोशिएटिंग टेबल पर मेंटेन करके रखना चाहता है। रशिया बातचीत तो जरूर कर रहा है, लेकिन वो कहीं से कमजोर नहीं दिखना चाहता। और वहीं यूक्रेन भी जो हमले कर रहा है, यूक्रेन के हमले करने का एक रीजन बहुत स्पष्ट है कि वो भी अपनी पोस्चरिंग को लगातार बना करके रखना चाहता है।
और चूंकि यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर आशंकाएं बहुत हैं और जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो एक एम्बिशन है कि वो पुराने सोवियत यूनियन की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव करना चाहते हैं और उसके लिए वो स्वीडन और फिनलैंड को भी जिस तरीके की धमकियां दे रहे थे, अभी आप देखिए तो नाटो के सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। स्वीडन और फिनलैंड ने अपनी जो है बहुत लंबी दशकों पुरानी जो न्यूट्रलिटी की एक जो नीति पर चलते थे, उन्होंने नाटो का अम्ब्रेला ज्वाइन कर लिया है। उनको भी इस बात का भय है कि रशिया हमारे ऊपर हमले कर सकता है, तो इसी वजह से अब उसने पहले ही शरण ले रखी है नाटो की। और लेकिन यूरोप के जो राष्ट्र हैं, जो नाटो के जो राष्ट्र हैं, उनके अंदर इस बात की आशंकाएं अवश्य हैं कि जब तक रशिया कोई एक सिक्योरिटी गारंटीज देने के लिए तैयार नहीं होता और एक ऐसी सिक्योरिटी गारंटीज की जिसके के ऊपर यूरोप एश्योर हो सके कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, तब तक यूरोपीय राष्ट्र भी यूक्रेन को इस बात के लिए लगातार प्रोवोक भी करते हैं, उसको इंस्टिगेट भी करते हैं कि वो हमले करते रहे। और जाहिर है कि यूक्रेन जो हमले कर रहा है वो स्वयं से तो कर नहीं रहा है,